बच्चों पूरी दुनिया में जो मैक्सिमम वर्क अचीव किया जाता है वो अचीव किया जाता है रिवर्सिबल प्रोसेस में। तुरंत बच्चा कहेगा कि चलो भाई मैक्सिमम वर्क तो थोड़ा सुन के समझ में आ रहा है सर, लेकिन ये जो आपने रिवर्सिबल प्रोसेस घुसा दिया ये तो मैं कुछ सोच ही नहीं पा रहा हूं। थर्मोडायनेमिक्स में हमने आपको रिवर्सिबल प्रोसेस पढ़ा रखा है। जिन बच्चों को हमने रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं पढ़ा रखा है वो ध्यान से सुन लें। ऐसा प्रोसेस जिसमें थोड़ा सा चेंज कर देने से प्रोसेस का डायरेक्शन बदल जाए। क्या बोला मैंने? क्या बोला मैंने? ऐसा प्रोसेस जिसमें थोड़ा सा चेंज कर देने से प्रोसेस का डायरेक्शन बदल जाए। क्या बोला बेटा? ऐसा प्रोसेस जिसमें थोड़ा सा चेंज करने पे डायरेक्शन चेंज हो जाए। जैसे देखो, जैसे मान लो एक लोहे का टुकड़ा है जिसका वजन है 5 किलोग्राम का। इधर से मान लो चेतना आ रही है और इधर से मान लो तीर्थ आ रही है, दोनों में कंपटीशन है। चेतना ने लगाया 10 न्यूटन का फोर्स और तीर्था ने लगाया 9.9 न्यूटन का फोर्स। तो अब ये लोहे का टुकड़ा चेतना से तीर्था की तरफ खिसकेगा कि नहीं? यस सर। यस सर। अगर तीर्था ने अपना फोर्स 9.9 से बदल करके 10.1 कर दिया तो अब ये लोहे का टुकड़ा चेतना की तरफ खिसकेगा कि नहीं? यस सर। यस सर। तो यहाँ पे जरा सा चेंज कर देने पे, कितने का? 0.02 का। भाई 9.9 से कोई चीज 10.1 गया, कितने का चेंज हुआ? 0.02 या 0.2? बोलो। 0.2 ना? 0.2। ठीक है। अब जरा देखो 0.2 का चेंज कर देने से इस प्रोसेस का डायरेक्शन बदल गया कि नहीं? यस सर। जहां ये जाता था तीर्था की तरफ, अब वहीं ये जाने लगा किसकी तरफ? चेतना की तरफ। यानी कि जरा सा चेंज कर देने से प्रोसेस का डायरेक्शन बदल गया कि नहीं? अब जरा देखो, अगर यही कंडीशन ऐसी होती, ये 5 किलोग्राम का लोहे का टुकड़ा होता, चेतना लगा रही होती 10 न्यूटन का फोर्स और तीर्था लगा रही होती 2 न्यूटन का फोर्स, तो 2 से बढ़ के 3 करती तो भी लोहे का टुकड़ा किसकी तरफ जाता? तीर्था। 3 से 5 करती तो भी तीर्था की तरफ। 5 से 9 कर देती तो भी तीर्था की तरफ। हाँ, तो ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस। क्या बोलते हैं? इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब इस बात के रहस्य को समझना कि जिसमें थोड़ा सा चेंज कर देने पर प्रोसेस के डायरेक्शन में कोई असर नहीं पड़ता, उसे क्या बोलते हैं? इरिवर्सिबल प्रोसेस। और जिसमें थोड़ा सा चेंज कर देने पर प्रोसेस के डायरेक्शन पे असर पड़ता है, उसे क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। बच्चों अगर इतनी बात आपको समझ में आती है तो आगे जरा देखिए। अब आगे अगर चलोगे तो तुमको एक चीज बता देते हैं, जो जिस फोर्स के प्रभाव में कोई प्रोसेस होता है उसे बोलते हैं ड्राइविंग फोर्स। बोलो हाँ। और जो अपोज कर रहा है उसे क्या बोलते हैं? अपोजिंग फोर्स। ठीक है। अब जरा देखो, एक चीज गौर से देखो कि चेतना को सबसे ज्यादा ताकत कब लगानी होगी? जब तीर्था 9 न्यूटन से अपोज कर रही होगी। यस सर। बोलो हाँ। हाँ सर। क्या जब तीर्था 2 न्यूटन से अपोज कर रही होगी तो चेतना को बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ रहा होगा? नो सर। नहीं। ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि जब ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स में जो डिफरेंस है मिनिमम होगा तो उसी स्थिति में चेतना को मैक्सिमम वर्क करना पड़ेगा। हाँ सर। और जब ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स में डिफरेंस मिनिमम होता है तभी तो प्रोसेस रिवर्सिबल होता है। यस सर। भाई देखो यहाँ ड्राइविंग और अपोजिंग में डिफरेंस कितने का? मात्र 0.1 का है।
तभी तो थोड़ा सा चेंज कर देने पे प्रोसेस के डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। अगर ड्राइविंग और अपोजिंग में डिफरेंस ज्यादा का होगा, जैसे 2 का है, तो क्या थोड़ा सा चेंज करने पे प्रोसेस के डायरेक्शन पे कोई असर पड़ रहा है क्या? No, sir. नहीं असर पड़ No, रहा है। sir. तो मैं कुछ बातें बोलता हूं, देखो कि तुम्हें क्लियर कट समझ में आया कि नहीं। पहली बात मैं बोलता हूं कि रिवर्सिबल प्रोसेस ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ड्राइविंग और अपोजिंग फोर्स में डिफरेंस मिनिमम हो। ये बात सबको दिख रही है क्या? हाँ सर। Yes, sir. ठीक है, जिसको नहीं दिख रही वो पूछ सकता है। ड्राइविंग और अपोजिंग में डिफरेंस मिनिमम होगा, तभी तो थोड़ा सा चेंज कर देने पर प्रोसेस का डायरेक्शन बदल जाएगा। अगर ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स में डिफरेंस मिनिमम नहीं हुआ, थोड़ा सा चेंज करने पर प्रोसेस के डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ता। दूसरी चीज कि ऐसे ही प्रोसेस में मैक्सिमम वर्क मिलता है, समझे कि नहीं समझे? और ऐसे ही प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल। ठीक है, तो अब हम अगर किसी सेल से मैक्सिमम वर्क लेना चाहते हैं, क्या लेना चाहते हैं? किसी सेल से अगर हम मैक्सिमम वर्क चाहते हैं, तो बताओ सेल को रिवर्सिबल मैनर में वर्क कराना पड़ेगा या इरिवर्सिबल? Reversible. ठीक है, इरिवर्सिबल मैनर में मैक्सिमम वर्क नहीं मिलता, रिवर्सिबल मैनर में काम कराना पड़ेगा। अब रिवर्सिबल मैनर में अगर किसी सेल को वर्क करा रहे हो, तो बताओ उसमें एक ऐसी व्यवस्था होगी जो सेल के मैकेनिज्म को अपोज कर रही होगी। बोलो हाँ। जब यहाँ ये लोहे का टुकड़ा रिवर्सिबल मैनर में है, तो बताओ एक ऐसी व्यवस्था है जो इस 10 न्यूटन के फोर्स को अपोज कर रहा है, जो कि है 9.2 की तीव्रता के द्वारा लगाया गया। यानी जब कोई प्रोसेस रिवर्सिबल मैनर में काम करता है, तो एक ऐसी व्यवस्था साथ साथ वर्क करती है जो सेल के मैकेनिज्म को अपोज करे। हाँ या ना? Yes, sir. इस बात को जब तक समझ में जाना तब तक ना यस सर कहना। जब कोई चीज रिवर्सिबल मैनर में काम करेगी, तो एक ऐसी व्यवस्था साथ साथ काम करेगी जो सेल के मैकेनिज्म को अपोज करे। हाँ या ना? यस सर। ठीक है, चेतन तुम्हारा माइक ऑन है। अब अगर इतनी बात हो गई तो बच्चों देखो, हम लगा देते हैं वो व्यवस्था। देखो यहाँ तुमको इसके बारे में सब कुछ बहुत अच्छे से मालूम है। तुम्हें मालूम है कि एक यू शेप की क्या लगी रहती है? एक यू शेप की ट्यूब लगी रहती है। इस यू शेप के ट्यूब की अगर बात करें तो जरा देखो, इसे तुम क्या बोलते हो? इसे तुम सॉल्व। और तुम जानते हो कि फाइनली करंट किधर से किधर बहती है? कैथोड से एनोड। और इलेक्ट्रॉन किधर से किधर बहता है? एनोड से कैथोड। बोलो हाँ। यस सर। ठीक है, अब आगे जरा देखिए बच्चों, मान लो इन सबका कंसंट्रेशन 1 मोलर और 1 मोलर है, तो ये जो सेल पोटेंशियल प्रोड्यूस करता है वो 1.1 वोल्ट का प्रोड्यूस करता है। अगर इन इलेक्ट्रोलाइट्स का कंसंट्रेशन 1 मोलर ले लें, तो ये जो सेल पोटेंशियल जनरेट करता है 1.1 वोल्ट का करता है। अब अगर मैं बाहर एक बैटरी लगा दूं चालाकी से एक ऐसी व्यवस्था कर दूं जिसे तुम खूब ध्यान से देखो तो सब तुम्हें समझ में आएगा। अगर मैं बाहर एक बुद्धिमानी से ऐसी व्यवस्था कर दूं जो सेल के मैकेनिज्म का विरोध करे, क्या करे? सेल के मैकेनिज्म का विरोध, सेल के मैकेनिज्म का विरोध करे, सेल के मैकेनिज्म का अपोज करे। तो देखो फिजिक्स में जॉकी वायर वगैरह सुना होगा तुमने। यस सर। ठीक है, अब हमने एक ऐसी व्यवस्था कर दी। जरा देखो, इस सेल की वजह से करंट ऐसे बहेगा। यस सर। और इस सेल की वजह से करंट कैसे बह रहा है? ऐसे। दोनों करंट एक दूसरे का अपोज कर रहे हैं कि नहीं? हाँ। ठीक है, जबरदस्ती हाँ नहीं कहना। देख लो, ये जो बाहर से बैटरी लगाई गई है,
ये इधर की तरफ करंट को फ्लो करा रहा है ऐसे, और ये जो हमारा मेन सेल है वो कैसे करंट को फ्लो कराता है, इधर की तरफ। तो आप जरा देखो रिवर्सिबल मैनर में सेल हो गया कि नहीं, बस इतना बताओ। भाई सेल के मैकेनिज्म का विरोध करने वाला बाहर लग गया तो सेल रिवर्सिबल मैनर में हो गया कि नहीं? यस सर। यस सर। ठीक है, यस सर। नहीं समझना तो भी बताना। देखो जब मैं बोलूंगा रिवर्सिबल प्रोसेस तो तुम्हारे दिल में चलना चाहिए ऐसा प्रोसेस जिसमें थोड़ा सा चेंज कर दे तो प्रोसेस का डायरेक्शन बदल जाता है। अब जरा देखो यहां पर अगर हम देखें, अगर E एक्सटर्नल लेस देन 1.1 वोल्ट हो तो इस स्थिति में सेल की ताकत बाहर लगी हुई बैटरी की ताकत से ज्यादा हो जाएगा, बोलो हाँ। हाँ सर। यस सर। तो सारा वर्क सेल के प्रभाव में होगा। सेल के प्रभाव में जिंक का क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और कॉपर का क्या होता है, रिडक्शन। 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 अब आगे सुनो, अगर E एक्सटर्नल बराबर हो जाए 1.1 वोल्ट की, अच्छा एक सेकेंड और एक चीज और, इस स्थिति में करंट मिलेगा। करंट किधर से किधर मिलेगा, कैथोड से एनोड की तरफ करंट जाएगा। यस सर। यस सर। अगर E एक्सटर्नल 1.1 वोल्ट के क्या हो जाए, बराबर हो जाए, अगर E एक्सटर्नल 1.1 वोल्ट के बराबर हो जाए तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, एकदम क्या स्थिति हो गई कि तीर्था भी कितने का फोर्स लगा दे, 10 का, और इधर से चेतना भी कितने का फोर्स लगा दे, 10 का। यानी बाहर वाली बैटरी ऐसे क्लॉक ऐसे, यानी कि इधर से इधर करंट फ्लो कराना चाहती है 1.1 वोल्ट से, और अंदर वाली हमारी बैटरी इधर से इधर करंट फ्लो कराना चाहती है 1.1 वोल्ट से। तो बताओ करंट फ्लो हो पाएगा? नो सर। नो सर। करंट जीरो हो जाएगा। नाइदर ऑक्सीडेशन नॉर रिडक्शन टेक्स प्लेस। ना तो ऐसी स्थिति में ऑक्सीडेशन होगा और ना ही रिडक्शन होगा। एग्री करते हो कि नहीं? यस सर। ठीक है। अब बच्चों अगर E एक्सटर्नल की वैल्यू 1.1 से बड़ी हो जाए तो अब कौन मालिक हो गया, बाहर से लगी हुई बैटरी मालिक हो गया। तो इस स्थिति में जरा देखना, कॉपर का ऑक्सीडेशन होने लगेगा और जिंक का रिडक्शन होने लगेगा, और कॉपर वाला प्लेट एनोड हो जाएगा और जिंक वाला प्लेट कैथोड हो जाएगा। और करंट किधर से किधर बहने लगेगी, करंट बहने लगेगी जिंक टू कॉपर। यहां किधर से किधर बह रही थी, कॉपर टू जिंक। ये चीज जरा ध्यान से देखो, समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर बाहर की बैटरी का ताकत अंदर की बैटरी से ज्यादा हो जाएगा तो सारा काम किसके प्रभाव में होगा, बाहर की बैटरी के। और यानी कि करंट ऐसे बहेगा, देखो जैसा हमने ये सिंबल बना रखा है, करंट ऐसे बहेगा सर्किट में, ऐसे ऐसे आएगा, ऐसे। हमेशा करंट उस पाथ को चूज करता है जिसका रेजिस्टेंस मिनिमम हो, ऐसा तो फिजिक्स में आपको बताया गया होगा। तो देखो करंट ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, फिर ये जॉकी वायर से मान लो यहाँ हमने रेजिस्टेंस ऐसा कर रखा है कि इस पाथ का रेजिस्टेंस मिनिमम है, फिर करंट ऐसे आकर के ऐसे चला जाएगा। तो बताओ इस बार करंट जिंक से कॉपर की तरफ गया कि नहीं गया, बोलो। यस सर। यस सर। और अगर करंट जिंक से कॉपर की तरफ गया तो ये बात क्लियर कट जानते रहो कि उल्टा हो गया कि नहीं। अब जिंक से कॉपर की तरफ करंट तभी जा सकता है जब जिंक का रिडक्शन हो जाए और कॉपर का ऑक्सीडेशन, बोलो हाँ। यस सर। तो पता नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये देखो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हुआ कि नहीं, क्योंकि एक्चुअल में तो जिंक का क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और कॉपर का क्या होता है, रिडक्शन। बट ऐसा तब होता है जब हम बाहर कोई बैटरी ना लगाएं। अगर बाहर की बैटरी का ताकत इससे ज्यादा हो गया तो इसका उल्टा भी हो सकता है कि नहीं। यानी कि जो ये है, ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। और ये कैसा प्रोसेस है,
ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? बच्चों यस सर। किसी का कोई क्रॉस क्वेश्चन है क्या? किसी का कोई क्रॉस क्वेश्चन है क्या? एनीवन? ठीक है, तो अब कुछ बातें और जान लो। देखो, अगर बच्चों इतनी चीज तुम समझ गए हो तो सेल को रिवर्सिबल मैनर में ऑपरेट कराया जा सकता है कि नहीं? हाँ हाँ या ना में जवाब दो। हाँ, सेल को रिवर्सिबल मैनर में ऑपरेट कराने के लिए बाहर से एक बैटरी लगानी पड़ेगी कि नहीं? लगानी पड़ेगी। बाहर से लगी हुई बैटरी सेल को सपोर्ट करे तब सेल रिवर्सिबल मैनर में होगा, या सेल को अपोज करे तब सेल रिवर्सिबल मैनर में होगा? जब अपोज करें। शाबाश शाबाश, सेल को अपोज करे तब रिवर्सिबल मैनर में होगा। अब एक चीज और हमसे सुन लो। देखो, एक शब्द सुनने को मिलेगा तुम्हें, गैल्वेनिक सेल। कैसा सेल? गैल्वेनिक। गैल्वेनिक। गैल्वेनिक सेल। खूब गौर से सुनो, गैल्वेनिक सेल बार बार मिलेगा। गैल्वेनिक सेल उस सेल को बोलते हैं जो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, यानी कि रिएक्शन होगा और करंट बनेगा। जैसे हम जिंक को ZnSO4 और कॉपर को CuSO4 में डुबो देते थे, करंट मिलता था कि नहीं? तो गैल्वेनिक सेल वह सेल होता है जो केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन किसमें कर देता है बच्चों? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी ये जो तुम्हारे पास व्यवस्था है, अगर हम इसको उड़ा दें, देखो इतने को अगर हम उड़ा दें तो ये जो तुम्हारे पास व्यवस्था है यही है तुम्हारा कौन? गैल्वेनिक सेल है। आई बात समझ में? ठीक है, अगर इतनी बात सरकारों को समझ में आ गई तो रिवर्सिबल मैनर में किया गया वर्क क्या गैल्वेनिक सेल के लिए क्या हुआ? क्या कहा आपने? क्या है गैल्वेनिक? ऐसा सेल जो केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन करे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, यानी केमिकल उससे हमें करंट मिल जाए, उसको क्या बोलते हैं? गैल्वेनिक सेल बोलते हैं। अब मुझे एक लास्ट बात सब लोग बता दो, झूठ ना बोलना कोई भी बच्चा। रिवर्सिबल मैनर में ही मैक्सिमम वर्क मिलता है, ये सबको फील हुआ क्या? यस सर। ठीक है, यस सर। ठीक है। अब अगर ना हो तो साफ साफ बता देना, मैं तुरंत बताऊंगा। रिवर्सिबल मैनर में ही वर्क अधिकतम इसलिए मिलता है क्योंकि रिवर्सिबल में अपोज ज्यादा है। ये अगर 10 से लगा रहा है, ये 9.9, तो इसको खूब वर्क करना पड़ेगा तभी इसको पीछे कर पाएगा। अगर ये 10 लगा रहा हो और ये 2 लगा रहा हो तो इसको कम वर्क करना पड़ेगा इसे पीछे करने के लिए। हाँ या ना? यस सर। यस सर। अब अगर इतनी बात समझ गए हो तो बहुत अच्छी बात है बच्चों। del G इज इक्वल्स टू -NFE सेल, ये कल प्रूफ कर दिया था मैंने। ठीक है, अब इस पे एक चीज जानते रहो कि अगर बच्चों E सेल की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो del G क्या हो जाएगा? नेगेटिव। और अगर del G नेगेटिव हो गया तो इसको क्या बोलोगे तुम? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। और अगर बच्चों E सेल नेगेटिव हुआ तो del G क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 0। और del G अगर ग्रेटर देन 0 हो गया तो इसे क्या बोलेंगे? नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ये भी आपको अच्छे से मालूम है। अब देखो, दो चीजें होंगी, एक तो तुम्हें del G दिखेगा, एक del G नॉट दिखेगा। एक तुम्हें E सेल दिखेगा, एक तुम्हें E सेल नॉट दिखेगा। तो जिसके ऊपर नॉट लिखा रहता है उसके सामने स्टैंडर्ड लगाया जाता है। जैसे del G क्या है? गिब्स फ्री एनर्जी। क्या है? गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी। तो del G नॉट क्या हो गया? स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। क्या हो गया ये? स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। E सेल क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और ये क्या है? स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। तो स्टैंडर्ड किसी के सामने अगर लग जाए तो जान लेना कि वो चीज कब निकाली गई है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर
1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 1 मोलर कंसंट्रेशन। जब किसी सेल रिएक्शन में डेल जी को कब निकाला जाए? 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 1 मोलर कंसंट्रेशन पे, तो उसके नाम के सामने क्या लिख दिया जाता है? स्टैंडर्ड। ठीक है, ये भी चीज मत भूलना। अब एक चीज और बता देता हूं, तुमने मुझसे थर्मो में पढ़ रखा है इंटेंसिव प्रॉपर्टी और तुमने रखा है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी तुमने उसे बोला था जो चीज अमाउंट पे डिपेंड ना करे, जो चीज अमाउंट पे डिपेंड ना करे, और जो चीज किसी चीज के अमाउंट पे डिपेंड करे उसे तुमने क्या बोला था? एक्सटेंसिव बोला था, हाँ या ना? पक्का? हाँ। जैसे जैसे क्या चीज है जो अमाउंट पे डिपेंड करेगा और क्या चीज है जो अमाउंट पे डिपेंड नहीं करेगा। बता देते हैं। जैसे जैसे अगर मान लो एक बाल्टी में तुमने पानी गर्म कर रखा है, उसमें से तुमने एक गिलास पानी निकाल दिया, अगर बाल्टी के पानी का टेम्परेचर था 50 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ग्लास के भी पानी का टेम्परेचर कितना रहेगा? 50 डिग्री। तो बताओ अमाउंट पे डिपेंड किया क्या? नो सर। नो। इसलिए इंटेंसिव हो गया। जैसे तुम लोहा खरीदने गए, 1 किलो लोहा खरीद के ले आए तुम, फिर वही तुम्हारा दोस्त गया लोहा खरीदने, 10 किलो लोहा खरीद के आया, तो बताओ 1 किलो लोहे की डेंसिटी और 10 किलो लोहे की डेंसिटी सेम होगी कि अलग अलग? सेम होगी। सेम होगी। थैंक गॉड, कोई ऐसा ना बोल देना बेटा कि अलग अलग, क्योंकि डेंसिटी होती है मास अपॉन वी, यानी कि 1 मीटर क्यूब का मास, उसी को डेंसिटी बोलेंगे। तो चाहे तुम पूरी दुनिया का लोहा खरीद लाओ, जब डेंसिटी निकालना रहेगा तो 1 मीटर क्यूब का ही मास लिया जाएगा, और 1 मीटर क्यूब का मास कभी बदलेगा क्या? नो। नहीं। ठीक है, जैसे मान लो मोलरिटी, तुम्हारे पास एक सॉल्यूशन है 10 लीटर, 2 मोलर, तुमने इसमें से 10 ml निकाल दिया, तो इसकी भी मोलरिटी कितनी होगी? 2 मोलर ही होगी। ऐसा मोल कॉन्सेप्ट में मैंने प्रूव करा रखा है। तो ये जो चीजें अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती उन्हें इंटेंसिव, और जो अमाउंट पे डिपेंड करती हैं जैसे वॉल्यूम, जैसे कि फोर्स, ये सब क्या हो जाएंगे? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो वहां मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है आपको। अब मेरा कंसर्न है ई सेल पे, तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं ई सेल कैसी प्रॉपर्टी है। जरा देखो बच्चों, होता क्या है, बहुत ध्यान से सुनना। होता क्या है, जैसे मान लो एक रिएक्शन है ए, और ये दे रहा है A+3 मोल इलेक्ट्रॉन, और एक रिएक्शन है A/3, A gives 1/3 A+3 + 1 मोल इलेक्ट्रॉन। अब बच्चों अगर इसके लिए हम डेल जी निकालें तो -NFE सेल होगा। अब जरा देखो, माना कि इसके लिए डेल जी है x, तो माइनस कितने मोल इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हो रहा है? 3 × F × E सेल। तो यहां से E सेल कितना आ जाएगा? -x/3F। बोलो हाँ। यस। अब जो भी स्टेट फंक्शन होते हैं वो सब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होते हैं, जैसे कि डेल जी, डेल एच, डेल एस, ये सब क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो अमाउंट पे डिपेंड करेंगे। तो जब अमाउंट 1/3 हो गया, तो यहाँ जरा देखो डेल जी = -NFE सेल, तो डेल जी भी 1/3 हो जाएगा कि नहीं? क्योंकि डेल जी क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। सभी स्टेट फंक्शंस एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होते हैं। तो बताओ, पहले अगर x था, तो अगर 1/3 हो गया इसके मोल्स, तो डेल जी कितना हो जाएगा? x/3 हो जाएगा। यस तो माइनस कितने मोल इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर यहाँ हो रहा है? 1 × F × E सेल। तो यहाँ E सेल कितना आ गया? यहाँ E सेल आ गया -x/3F। तो यहाँ E सेल 1 कह दो और यहाँ E सेल 2 कह दो। तो जरा बताओ, इक्वेशन नंबर 1 मानो इसे इक्वेशन नंबर 2 मानो, तो जरा बताओ
दोनों इक्वेशनों को अगर ध्यान से देखोगे तो ई सेल 1 ये ई सेल 2 के बराबर है कि नहीं? यस सर। इसका मतलब कि किसी रिएक्शन में अगर रिएक्टेंट के मोल बदल जाए तो उससे ई सेल पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मोल बदलने का मतलब मास बदल जाए, मास बदलने का मतलब अमाउंट बदल जाए, यानी ई सेल अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता है। अगर ई सेल अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता है तो ये बात मैं रटा रहा हूं कि प्रूफ कर दिया? प्रूफ कर दिया है। अगर ई सेल अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता मेरे प्यारों तो क्या बोलोगे कि ई सेल कैसा प्रॉपर्टी है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन है जो फंसा देता है लोगों को। जैसे दिया है Al gives Al plus 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका ई सेल दिया रहेगा X और दिया रहेगा 1/3 Al 1/3 Al plus 3 plus 1 मोल इलेक्ट्रॉन, इसका ई सेल पूछेगा। ऑप्शन नंबर 1 में दे देगा X/3 X, ऑप्शन नंबर 3 में दे देगा 3X और ऑप्शन नंबर 4 में दे देगा क्या? X की पावर 3। तो मैक्सिमम लोग यही लगा देते हैं कि 1/3 हो गया तो ई सेल भी 1/3 हो जाएगा, लेकिन ई सेल कैसा प्रॉपर्टी है? ई सेल इंटेंस, इसलिए उसमें कोई बदलाव नहीं होगा और जो तुम्हें सही लग रहा है वो गलत होगा और जो तुम्हें गलत लग रहा है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि जो भी कुछ मैं सिखाना चाहता था वो आप जरूर समझ पाए होंगे। आगे अपन बात करेंगे स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल की। किसकी बात करेंगे? स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल की। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। और किसकी? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इस रिलेशन से कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो परिचित ना हो। del G इक्वल्स टू del G नॉट प्लस RT/ln/Q। खासकर वो बच्चे जो मुझसे केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ रखे हैं 11th में, और रिपीटर वालों को भी मैं इतना मानता हूं कि उन्हें ये रिलेशन मालूम होगा। नहीं मालूम है तो जाने, अगर एट इक्विलिब्रियम की बात करें तो इक्विलिब्रियम पे del G किसके बराबर हो जाता है बेटा? 0। शाबाश। और Q किसके बराबर हो जाता है? शाबाश, तुम लोग खाली नहीं हो। Q है रिएक्शन क्यूसेंट। Q क्या है? रिएक्शन क्यूसेंट है। इक्विलिब्रियम पर Q K के बराबर हो जाता है। कोई ऐसा तो नहीं जिसको बिल्कुल अंधेरा सा लग रहा हो? यदि अंधेरा सा लग रहा है तो घबराए ना, अभी इतना याद रखें, इंतजार करें, आपको केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ाऊंगा, वहां सब चीजें सिखा दी जाएंगी। अब बच्चों यहां से अगर del G 0 हो गया तो del G नॉट प्लस RT/ln/Q की जगह K हो गया, यानी del G नॉट इक्वल्स टू माइनस RT/ln/K। कहीं ln लिखा होता है तो उसका मतलब है बेस E। अगर बेस E को बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं तो 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। इसको तो सभी बच्चे जानते होंगे। ठीक है। अब हमने 2.303 से मल्टीप्लाई, तो del G क्या हो जाएगा? माइनस NF E सेल नॉट, और ये किसके बराबर हो गया? माइनस 2.303 RT log K। यहां से E सेल नॉट किसके बराबर हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2.303 RT अपॉन NF, और ये हो गया log K के बराबर। एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, इतने की वैल्यू तुम्हें याद रखना है क्योंकि बार बार ये यूज में आएगा। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर इतने की वैल्यू होती 0.0592। कितनी होती है बच्चों? 0.0592। 0.0592 अपॉन n, ये किसके बराबर हो गया? log k के। बहुत छोटा सा रिलेशन है, सीधे वैल्यू पुटिंग कर देगा। जैसे कल देखो, कल टेस्ट था ना, कल टेस्ट जो लोग इवनिंग में दे रहे थे, कई सारे ऐसे क्वेश्चन गलत किए हैं जो वो सोते हुए भी सही कर सकते हैं। और मेरा 10 साल का तजुर्बा है एक कॉम्पिटिटिव टीचर होने का,
कि एग्जाम में बच्चा लगभग 80-90 नंबर के ऐसे क्वेश्चन गलत कर देता है जो उसको आता रहता है, और वो इतना बुरा असर दिखाता है ना कि क्या बताऊं। तो हमें ये फॉर्मूला वगैरह अगर प्रॉपर वे में याद रहेगा तो हम समस्या कम उठाएंगे। जरा देखो ये सीधा रिलेशन दे रहा है कि नहीं, किसके बीच में, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच में सीधा रिलेशन दे रहा है कि नहीं। Yes, sir. Yes, sir. अगर बच्चों आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई तो बहुत बढ़िया बात है। अगर आपको इतनी बात समझ में नहीं आती है तो बिल्कुल भी ये बात ठीक नहीं है। अब इतनी चीजें अगर आपको क्लियर है तो जरा कुछ बातें और सुन लो। जो ई सेल होता है वो कुछ चीजों पे डिपेंड करता है, जैसे कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मतलब समझ रहे हो, जिसमें वो डुबोया गया है उसके कंसंट्रेशन पे। दूसरा किस पे डिपेंड करता है बच्चों, दूसरा डिपेंड करता है अगर गैस का इस्तेमाल हो रहा है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। तीसरी चीज ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, Temperature. अब क्योंकि ई सेल तीन चीजों पे डिपेंड करता है, या ई सेल मैं बोलूं या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलूं, दोनों चीजें, चाहे बात हो ई सेल की और चाहे बात हो किसकी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, ये दोनों बातें बच्चों क्या होती हैं, इन तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करती हैं। किस पे, किस पे, बोलो ना यार। Concentration of Concentration, pressure, temperature. partial light, partial pressure of gas and temperature. ठीक है, इसीलिए मजबूरी है स्टैंडर्ड स्टेट में नापे। अगर स्टैंडर्ड स्टेट में नहीं नापेगा हर इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो अमेरिका में बैठा वैज्ञानिक और इंडिया में बैठा वैज्ञानिक अगर कंसंट्रेशन, प्रेशर, टेम्परेचर अलग ले लिया तो एक ही रॉड जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अमेरिका में कुछ आ जाएगा और इंडिया में कुछ आ जाएगा। इसीलिए वैज्ञानिकों ने बोला कि सेल पोटेंशियल हो या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो, इसको स्टैंडर्ड स्टेट में पढ़ो, जिससे कि सबको आसानी हो डाटा के ट्रांसफर में। समझे क्या? Yes, sir. ठीक है, अगर अपने अपने तीनों चीजें हम, टेम्परेचर गैस के केस में पार्शियल प्रेशर, और उसके साथ साथ बच्चों किस पे, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पर। इसलिए हम क्या पढ़ते हैं, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं सरकार? Standard Cell potential. अब एक चीज गौर से सुनना, डिपेंड करना और कैसे डिपेंड करना, दोनों में अंतर है कि नहीं। जैसे टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ये पूरा इंफॉर्मेशन नहीं है। कैसे डिपेंड करता है, इनवर्सली, डायरेक्टली, ये जो है पूरा इंफॉर्मेशन है। हाँ या ना? Yes, sir. Yes. ठीक है, तो देखो तुम्हें दो बातें और बता देता हूं आगे सुनने से पहले, आगे कुछ बोलने से पहले दो बातें ऐसी सुनो जो किताबी बात नहीं है। देखो क्या कह रहा हूं मैं, अकेले, इस बात को बहुत गौर से सुनो, अकेले किसी भी इलेक्ट्रोड का, अकेले किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। दूसरी बात क्या सुनोगे, तो जब सर अकेले किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं कैलकुलेट किया जा सकता तो क्या कैलकुलेट किया जा सकता है, हम पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ गए क्या? साइंस की जो जानने की क्षमता है वो सिर्फ किसको जानने की क्षमता है, पोटेंशियल डिफरेंस को, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को नहीं। तो तुम सोचोगे कि सर तब आज तक आपने मुझे मूर्ख बनाया क्या जो जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल बोलते थे। सोचोगे कि नहीं सोचोगे? अगर मैं कहूं कि हम अकेले किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं निकाल सकते, हम सिर्फ क्या निकाल सकते हैं,
हम सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस। तो बच्चा मुझसे पूछेगा कि क्या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आपने हमको बेवकूफ बनाया क्या? पूछेगा कि नहीं पूछेगा? क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में तो आपने सब इंडिविजुअल मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखा था। नहीं बेटा, मैंने इंडिविजुअल का नहीं लिखा था, वो सब विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन थे। हाँ या ना? यस ठीक है, देखो अब थोड़ा सा बता देता हूँ, घबराना मत। जैसे देखो, मैंने मान लो, ध्यान से सुनना इसको, मैंने मान लो जिंक लगाया और इसको हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ लगा दिया। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैसा होता है तुम कुछ मत सोचो, बस मान लो, क्योंकि आगे हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ाएंगे। अब जरा बताओ, इसका ई सेल निकालोगे तो क्या लिखोगे? ई कैथोड माइनस ई एनोड। बोलो मयूर। अब ध्यान से देखना, तो अभी तुम्हें सब तुम्हारे दिल में बस जाएगा। अब ई कैथोड किसका है? कैथोड किसका है? राइट साइड जो होता है हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना लिया जाता है? 0 वोल्ट। 0 माइनस ई एनोड। ये हो गया ई सेल। अब जरा सुनना क्या बोल रहे हैं सर, यानी हाइड्रोजन के साथ नापा गया सेल पोटेंशियल कुछ और नहीं, जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए हमने वैल्यू कितनी ले ली है? 0। हाँ। इस बात को बहुत गौर से समझो कि पूरी दुनिया किसी भी इकलौते इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नाप ही नहीं सकती। विज्ञान में आज तक ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट डेवलप ही नहीं हो पाया है जो किसी अकेले इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नाप दे। इंसान क्या नाप सकता है? पोटेंशियल डिफरेंस। आई बात समझ में? बच्चा मुझसे पूछेगा कि अगर सर इंसान सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस नाप सकता है, तो आप मुझे पिछले 3 दिन से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ाए, वहां आप पर्टिकुलर मेटल के पर्टिकुलर एलिमेंट के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात कर रहे थे, जैसे जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, आयरन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सर वहां आप ऐसा क्यों कर रहे थे? तो उसका जवाब ये है कि बच्चों, वहां जो मैं बात करता हूं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, एक्चुअली वो किसके रिस्पेक्ट में निकाला गया रहता है? हाइड्रोजन। वैज्ञानिकों ने बोला कि जब हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं निकाल सकते तो अब हम जबरदस्ती करेंगे। जबरदस्ती हम हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना लेंगे? 0। और जरा देखो, जब हम सेल पोटेंशियल निकाल दिए विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन और उसको 0 लिख दिए, तो ई सेल कितना आ गया? माइनस ई ए के बराबर आ गया कि नहीं? यहाँ ई ए क्या है? एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल है कि नहीं? तो हम अब इसी लाइन को सुनो, समझ में आया तभी यस सर बोलना। हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन के साथ निकाला गया सेल पोटेंशियल कुछ और नहीं, एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल कहलाएगा। जल्दी बोलो। हाँ यस ठीक है, ठीक है। तो तुम 3 बातें जाने। पहला, हम अकेले किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट नहीं कर सकते। दूसरी बात, हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। तीसरी बात, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखा है वो क्या है? वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। ठीक है, वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन है। उम्मीद करता हूं कि इतनी बात आपको जरूर समझ में आई होगी तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं आई है तो घबराओ मत, आगे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आएगा, वहां मैं सबकी ऐसी की तैसी करके और इस बात को तुम्हें और डिटेल में बता दूंगा। अब जरा देखो, किसी सेल का या किसी इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, अब मैं जब किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल रहा हूं तो अंडरस्टूड है कि विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन है। हाँ, ये दोनों चाहे किसी सेल का सेल पोटेंशियल हो और चाहे किसी इलेक्ट्रोड का, चाहे किसी सेल का सेल पोटेंशियल हो या चाहे किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो, वो 3 बातों पे, टेम्परेचर, पार्शियल प्रेशर और इलेक्ट्रोलाइट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। तो कैसे डिपेंड करता है इसको समझाने वाले वैज्ञानिक का बहुत जो है यूज है, बहुत महिमा मंडित किया गया है उसको, और उसको पढ़ना बहुत जरूरी है। उस वैज्ञानिक का नाम था नर्स्ट। क्या नाम था? नर्स्ट। और नर्स्ट ने जो नियम दिया वो साइंस में नर्स्ट इक्वेशन के नाम से जाना जाता है।
नर्स ने दुनिया को बताया कि ई सेल किस तरह से डिपेंड करता है कंसंट्रेशन, पार्शियल प्रेशर और टेम्परेचर पर। जरा देखो, डेल जी इज इक्वल्स टू डेल जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू का अगर मैं इस्तेमाल करूं तो किसी को कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हर बच्चा जानता है कि डेल जी बराबर होता है माइनस एन एफ ई सेल के, और हर बच्चा जानता है कि डेल जी नॉट बराबर होता है माइनस एन एफ ई सेल नॉट के। जल्दी से हाँ कह दो। यस तो जब मैं डेल जी की जगह पुट कर दूंगा माइनस एन एफ ई सेल, और मैं डेल जी नॉट की जगह पुट कर दूंगा माइनस एन एफ ई सेल नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू, मैं डिवाइड कर दूंगा ई सेल, ये माइनस एन एफ से डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा ई सेल नॉट माइनस आर टी इंटू 2.303 कर दूंगा तो ये लॉग हो जाएगा, लॉग क्यू अपॉन एन एफ। बोलो हाँ। Yes. ठीक है। अब 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे पीछे तुमने देखा था कि इतने की वैल्यू कितनी होती है? 0.0 तुमने देखा था कि 20। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं? ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0592 अपॉन एन लॉग क्यू। देखा था कि नहीं देखा था? Yes. यस सर अब क्यू क्या होता है ये देखो ध्यान से, ये देखना बहुत जरूरी है। जैसे मान लो एक रिएक्शन है जिसमें जिंक और कॉपर इस्तेमाल में लाए जा रहे हैं, जिसमें जिंक का हो रहा है ऑक्सीडेशन और कॉपर का हो रहा है रिडक्शन। तो क्यू क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये बात सभी बच्चे जानते हैं कि नहीं जानते हैं? भाई रिएक्शन क्यूसेंट जैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हो, ठीक उसी तरह से ये लिखा जाता है कि नहीं? यस सर बस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कब होता है? एट इक्विलिब्रियम। और क्यू कब होता है? एट एनी टाइम। एट एनी टाइम का मतलब होता है कि ये बिफोर इक्विलिब्रियम भी हो सकता है, आफ्टर इक्विलिब्रियम भी हो सकता है, और एट इक्विलिब्रियम में हो सकता है। यानी अगर इस रिएक्शन का हम के लिखते हैं तो के भी यही होगा, Zn+2 Cu अपॉन Zn Cu। लेकिन यहां पर जो कंसंट्रेशन होंगे ये सारे के सारे कंसंट्रेशन कब होंगे? एट इक्विलिब्रियम। लेकिन ऊपर जो कंसंट्रेशन है वो इक्विलिब्रियम पर भी हो सकते हैं, बाद भी हो सकते हैं और पहले भी हो सकते हैं। तो क्यू हो गया। अब जरा देखो, प्योर सॉलिड का कंसंट्रेशन कितना लिया जाता है बच्चों? 1। ये बात सबको मालूम है या मैं प्रूफ कर दूं? प्योर सॉलिड का और प्योर लिक्विड का कंसंट्रेशन 1 लिया जाता है, ऐसा 11th में पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? यस सर ठीक है, अभी मैं प्रूफ भी कर देता हूँ, घबराओ मत। तो क्यू कितना हो जाएगा? क्यू हो जाएगा Zn+2 अपॉन Cu+2, यानी कि और शॉर्ट में लिखें तो ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन। बोलो हाँ। यानी कि ई सेल फाइनली क्या हो गया? ई सेल हो गया बच्चों ई नॉट सेल माइनस 0.0592 अपॉन एन लॉग ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन। किसी को कोई तकलीफ है? ये है नर्स्ट इक्वेशन। अब जरा बताओ, ये नर्स्ट इक्वेशन तुम्हें सब कुछ बता रहा है कि नहीं? ये कंसंट्रेशन है, ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन का क्या मतलब है? कंसंट्रेशन ऑफ Zn+2 और कंसंट्रेशन ऑफ Cu+2 है कि नहीं? यहां टेम्परेचर फिक्स कर दिए थे हम लोग। तो बताओ ई सेल कंसंट्रेशन पे, ई सेल टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड कर रहा है? इस बात को जो है नर्स ने दुनिया को समझा दिया कि नहीं समझा दिया? यस सर ठीक है, अगर इस बात को नर्स ने दुनिया को समझा दिया तो आगे जरा देखो। अगर बच्चों कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडेशन बराबर हो जाए कंसंट्रेशन ऑफ रिडक्शन के, तो जरा देखो लॉग ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन की वैल्यू हो जाएगी log 1 के बराबर, और log 1 की वैल्यू होती है 0। तो जब इतना 0 हो जाएगा तो ई सेल क्या हो जाएगा? ई सेल हो जाएगा ई नॉट सेल। यानी कि ऐसी स्थिति में कैलकुलेट किया गया सेल पोटेंशियल जब कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडेशन बराबर हो कंसंट्रेशन ऑफ रिडक्शन के, ऐसी स्थिति में कैलकुलेट किया गया सेल पोटेंशियल
कुछ और नहीं, क्या होता है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल होता है। क्या होता है? Standard cell potential. Standard cell potential. ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये भी आपको क्लियर कट वे में समझ में आया होगा। अब प्योर सॉलिड का कंसंट्रेशन जो होता है वो कांस्टेंट क्यों लेते हैं, जरा सुनो। प्योर सॉलिड कंसंट्रेशन क्या होता है, मोल पर लीटर, बोलो हाँ। और मोल क्या होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू लीटर। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम इन डिवाइडेड बाय लीटर, ये क्या हो गया, डेंसिटी अपॉन मोलर मास। किसी सॉलिड की डेंसिटी को उसके मोलर मास से डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू कभी बदलेगी क्या? क्योंकि किसी सॉलिड की डेंसिटी भी क्या होती है और मोलर मास भी क्या होता है, कांस्टेंट। तो जब डेंसिटी अपॉन मोलर मास निकालोगे किसी प्योर सॉलिड का तो क्या वो कभी बदलेगा क्या? नहीं बदलेगा। तो उसकी वैल्यू 1 ही क्यों लेते हैं? 1.2 भी हो सकता, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर 1, 1.53, 1.96 इस तरह की वैल्यू आएगा तो मैथमेटिकल हैंडलिंग में कठिनाई होगी कि नहीं? कहीं मान लो 2 into 1 करना आसान है या कहीं 2 into 1.96 करना आसान है? 2 into 1. तो एक्चुअली जो प्योर सॉलिड का कंसंट्रेशन है कांस्टेंट होता है, लेकिन वो 1 के बराबर नहीं होता। बट वैज्ञानिकों ने बहुत जबरदस्ती कितना ले लिया, 1, और बोला पूरी दुनिया 1 लेगी। तो जब एक ही गलत काम को पूरी दुनिया करने लगे तो वही सही हो गया। अब देखो वैज्ञानिकों का लॉजिकल बात भी है, उन्होंने कहा कि जब एक ही चीज बार बार करनी है तो क्यों ना हम ऐसी वैल्यू एज्यूम कर लें जिससे मैथमेटिकल कैलकुलेशन में समस्याएं कम हो। समझे कि नहीं समझे? बोलो। Yes, sir. ठीक है, अब तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें खूब सावधानी से बैठना है। मैं कुछ रिएक्शन लिख रहा हूं, इस पे नर्स्ट इक्वेशन को अप्लाई करना है। क्या करना है तुम्हें? अप्लाई करना है किसको? नर्स्ट इक्वेशन को। चलो भाई अप्लाई करो सब लोग फटाफट। सबसे पहले तो मैं अच्छे एक सड़ा एग्जांपल ले देता हूं। जिंक इज कन्वर्टेड इनटू Zn+2, इसका कंसंट्रेशन दिया है x, डबल वर्टिकल लाइन। कॉपर इज कन्वर्टेड इनटू Cu, इस पे नर्स्ट इक्वेशन लगाना है। तो क्या लिखोगे? E सेल इज इक्वल्स टू, देखो E सेल, या तुम्हें ऐसे कह दो कि नेट सेल रिएक्शन लिखो। क्या लिखो? नेट सेल रिएक्शन लिखो और इस पे नर्स्ट इक्वेशन लगाओ। तो नेट सेल रिएक्शन लिखने के लिए जरा देखो, ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखो सबसे पहले। जिंक इज कन्वर्टेड इनटू Zn+2 बाय रिमूवल ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। फिर रिडक्शन रिएक्शन लिखो, Cu+2 takes 2 mole of electron and converted into Cu। अब नेट सेल रिएक्शन जो होगा वो किसके बराबर होगा बच्चों? ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन के बराबर होगा ना भाई। ओवरऑल जो नेट सेल रिएक्शन हुआ वो क्या क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ प्लस रिडक्शन हुआ, दोनों को जोड़ो तो Zn+Cu+2 और गिव्स Zn+2+Cu हुआ कि नहीं? इसका कंसंट्रेशन दिया है y और इसका दिया है x। तो जब Q निकालोगे तो Q कितना आएगा? Zn+2 अपॉन Cu+2। तो ये कितना हो जाएगा? x अपॉन y। नहीं समझा? समझा। ठीक है, तो E सेल लिखोगे तो क्या हो जाएगा? E नॉट सेल माइनस 0.0592। यहाँ कितने मोल इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हो रहा है? 2, तो अपॉन में 2 और x अपॉन y। बोलो समझे कि नहीं समझे? अब अगर मैं एक रिएक्शन ऐसा लिख दूं कि जिंक इज कन्वर्टेड इनटू Zn+2, डबल वर्टिकल लाइन, Ag प्लस इज कन्वर्टेड इनटू Ag, तो ऐसे रिएक्शन में सावधान हो जाना। यहाँ 100% बच्चा गलती कर देता है। जरा देखो, चाहूं तो मैं आंसर एक लाइन में लिख दूं, लेकिन एक लाइन में लिखूंगा तो गलती हो जाएगा। देखो एक लाइन में बच्चा लिखेगा तो लिखेगा E सेल इक्वल्स टू E नॉट सेल माइनस 0.0592 अपॉन यहाँ कितने मोल इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होगा? 2, और लॉग ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन। ऑक्सीडेशन हो रहा है जिंक का, रिडक्शन हो रहा है सिल्वर का, x अपॉन y। यही लिखोगे या कुछ और लिखोगे? जवाब दो।
यही लिखोगे या कुछ यही लिखेंगे। यही लिखोगे? यही लिखेंगे। और तुरंत गलत हो जाएगा। पूछो कैसे? कैसे? देखो बच्चों, जब जिंक ऑक्सीडाइज होगा तो Zn+2 इलेक्ट्रॉन बनेगा। ये बहुत बारीक बारीक बात है, 100% आदमी गलत करता है इसको। और ये रहा Ag+, ये 2 मोल इलेक्ट्रॉन लेगा तो Ag बनाएगा। अब जान लो, ऑक्सीडेशन रिडक्शन का सिद्धांत कहता है कि एनोड पर जितने इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, कैथोड पर उतने ही इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट कराना पड़ेगा। समझे या नहीं समझे? यस। अब नेट सेल रिएक्शन तुम्हारा क्या बनेगा? नेट सेल रिएक्शन जो तुम्हारा बनेगा बच्चों, वो तुम्हारा क्या बनेगा? जरा गौर से देखो। Zn+2Ag+ is converted into Zn+2+2Ag। अब जरा देखो, इसका क्यू लिखोगे तो जो प्योर सॉलिड है उनको लिखना ही नहीं है। कंसंट्रेशन ऑफ Zn+2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Ag+1, तो Ag+ का स्क्वायर करना पड़ेगा कि नहीं? क्योंकि जब भी हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या रिएक्शन क्यूसेंट लिखते हैं तो मोलर कोफिशिएंट को पावर में लगाते हैं कि नहीं? यस सर। यहाँ क्या गलती हुई, समझे कि नहीं समझे? y का स्क्वायर करना अपन भूल गए। यानी हर बच्चा भूल जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ठीक है, अब मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूं, मेरे को तुमको डायरेक्ट जवाब देना है। देखता हूं दे पाते हो कि नहीं। Fe is converted into Fe+3, इसका कंसंट्रेशन x दिया है, डबल वर्टिकल लाइन। फिर Ag+ is converted into Ag। चलो भाई मयूर बताओ क्या लिखूं? E cell is equals to E0 cell -0.0592 अपॉन, यहां तक तो सेम है, लॉग। बताओ क्या लिखूं? अपॉन में क्या लिखूं? मयूर हाँ सर। अपॉन में क्या लिखूं? जब पिछला इक्वेशन दिखाइए ना क्यों? अपॉन में x² आएगा क्या? रुक जाओ, अपॉन में n आता है ना, टोटल नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड मोल। बोलो हाँ। हाँ। उसमें 6 आएगा सर पीरियड। रुको, तो यहाँ कितने मोल इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होगा? 2 क्यों होगा बे? 3 होगा। देखो Fe कन्वर्ट होगा Fe+3 मोल इलेक्ट्रॉन में, तो सिल्वर हाँ। मोल इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे, क्योंकि एनोड पे जितना रिलीज हुआ कैथोड पे उतने ही मोल इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे कि नहीं? यस सर। तो बताओ n की जगह क्या पुट करोगे? 3। ये सबको समझा कि नहीं समझा बे? यस सर। ठीक है। और डबल वर्टिकल लाइन की बाईं तरफ जो लिखा है वो क्या है? ऑक्सीडेशन। और दाईं तरफ जो लिखा है वो क्या है? रिडक्शन। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन, यानी Fe+3 का कंसंट्रेशन x, और अपॉन जब तुम Ag का लिखोगे तो x अपॉन y का क्यूब हो जाएगा कि नहीं? यस। ये बात समझे? पूरा लिख के दिखाऊं? अरे हेजिटेट, यस सर। तुरंत बताओ, पूरा लिखूं मैं बन बन बन? समझे कि नहीं समझे? समझ गए सर। ठीक है, समझ गए तो तुम्हारा पिंड मुझसे छूटने वाला नहीं है। चलो समझ गए हो तो इसका बताओ। Fe is converted into Fe+3 x, डबल वर्टिकल लाइन, Cu+2 सिंगल वर्टिकल लाइन Cu। लगाओ नेक्स्ट इक्वेशन। E cell is equals to E0 cell -0.0592 अपॉन लॉग। जल्दी बताओ मयूर कराड़ी बताओ जल्दी फट से। यस सर। 3 दूंगा एक घूसा। Fe is converted into Fe+3 मोल। 6। हाँ, तो Cu+2 2 मोल इलेक्ट्रॉन लेगा, क्या बना देगा? Cu। अब ये 3 दे रहा है, ये 2 ले रहा है, दोनों बराबर करो, इसमें इंटू 2 कर दो, इसमें इंटू 3, तो यहाँ 6 करना पड़ेगा। बोलो हाँ। हाँ। और इसमें इंटू 2 किए हो तो x का पावर क्या हो जाएगा? 2 स्क्वायर। और इसमें इंटू 3 किए हो तो कॉपर का पावर क्यूब। क्या हो जाएगा? ये हो गया x² अपॉन y क्यूब। जो थोड़ा मोटी बुद्धि का बच्चा है वो देख ले,
2Fe plus 3Cu plus 2 plus 6 electron gives 2Fe plus 3 plus 6 electron plus 3Cu. 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कट गया, जो प्योर मेटल है उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। अब जरा बताओ इसके लिए Q क्या लिखोगे, तुम बताओ। तुम Q लिखोगे कंसंट्रेशन ऑफ आयरन का स्क्वायर अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर का क्यूब। आयरन का कंसंट्रेशन है X और कॉपर का है Y, तो X स्क्वायर अपॉन Y क्यूब। अब तो कह दो कि सर समझ गया। Yes, sir. ठीक है, अगर समझ गए हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं समझे हो तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। लेक्चर डिस्कनेक्ट होगा, उसके बाद भी तुम्हें ज्वाइन करना है। शार्प 11 बजे आज छोड़ेंगे। अब जरा देखो मयूर, तुम्हें बताना है तब तक जब तक तुमसे सही जवाब नहीं आ जाएगा। Al gives Al plus 3, ये दिया है, ये दिया है, दिया है, दिया है, दिया है, दिया है, दिया 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 X, और डबल वर्टिकल लाइन H2P1 सॉरी डबल वर्टिकल लाइन H plus Y is converted into H2, इसका प्रेशर दिया है P। इसको मैं बता देता हूं। देखो एनोड पे क्या हो रहा है, एल्युमिनियम का, तुम सपोर्ट कर दो, एल्युमिनियम का क्या हो रहा है, Oxidation. कैथोड पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन रिडक्शन। अब जरा देखो, अगर हाइड्रोजन का रिडक्शन हुआ, देखो अब तुम्हें इलेक्ट्रॉनों को बैलेंस करना पड़ेगा, तो यहाँ क्या लिखोगे, Yes. 2Al plus gives 2Al plus 3 plus 6 इलेक्ट्रॉन। आगे जरा देखो, यहाँ क्या लिखोगे, 6H plus 6 इलेक्ट्रॉन gives 3H2। बोलो हाँ। नेट सेल रिएक्शन 2Al plus 6H plus gives 2Al plus 3 plus 3H2, यहाँ P। अब जरा देखो इसका कंसंट्रेशन कितना दिया है, जरा बोलो, Y, और इसका कंसंट्रेशन कितना दिया है, X। तो जरा इसमें इसका तो मेरे को कोई मतलब नहीं क्योंकि प्योर मेटल है, तो Q क्या हो जाएगा, Q में गैस का अपन पार्शियल प्रेशर लेते हैं कि नहीं लेते हैं, तो P का क्यूब इंटू एल्यूमिनियम X का स्क्वायर अपॉन H आयन Y का पावर 6। नहीं समझा? समझ गया। अब जो नहीं समझे हैं वो बेटा थोड़ा सा ना रिएक्शन क्यूसेंट पढ़ें, केमिकल इक्विलिब्रियम खोल करके। जब गैस होती है तो उसका पार्शियल प्रेशर लिया जाता है, थोड़ा बहुत तो याद ही होगा ना बे। Yes. ठीक है, Yes, ये भूलना मत। जैसे ही तुम ये चीज क्यू लिखना भूलोगे, सारा खेल क्यू के अंदर है। जैसे ही तुम क्यू लिखना भूलोगे, बस तुम समझ लो कि अपनी बैंड बजवा लिए। समझे कि नहीं समझे? हाँ सर। ठीक है। Yes, sir. अब हमने तुम्हें किसी भी सेल रिएक्शन पर जो है नर्स्ट इक्वेशन को लगाना सिखाया, सिखाया कि नहीं सिखाया? Yes. ठीक है, बहुत ठंडे हो तुम लोग आज। नर्स्ट इक्वेशन लगाना अच्छे से, एक मिनट रुकना। देखो जब तुम कल पेपर दोगे तो पेपर देते समय तुम्हें इस बात का खासा ध्यान रखना है। किस बात का? कि तुम बिना पूरा नेट सेल रिएक्शन लिखे नस्ट इक्वेशन मत लगा। हाँ, हाँ बोलो। इसका क्यू एक बार और एक्सप्लेन कर दो ना। क्या? इसका क्यू और एक बार एक्सप्लेन कर दो। भाई क्यू लिखोगे तो तुम क्या लिखोगे बताओ? प्रोडक्ट में अगर गैस है तो गैस का क्या लोगे? पार्शियल प्रेशर। पावर में क्या लिखोगे? मोलर कोफिशिएंट। यहाँ क्या है? प्योर एल्यूमिनियम नहीं, आयन है, उसका कंसंट्रेशन लोगे एक्स का स्क्वायर अपॉन रिएक्टेंट की तरफ क्या है? हाइड्रोजन है, उसका कंसंट्रेशन लोगे वाई का पावर 6। एल्यूमिनियम है, प्योर है, इसका कंसंट्रेशन 1 हो जाएगा, इसलिए नहीं लिखा, यही लिखा है।
नहीं समझा? समझा सर। ठीक है, अब हमने इतनी देर में नस्ट इक्वेशन कैसे अप्लाई करें ये सीखा, और उम्मीद करता हूं कि सभी प्यारे बच्चों को ये जरूर समझ में आया होगा कि नस्ट इक्वेशन को अप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, अब अगर जैसे मान लो हमसे क्वेश्चन के रूप में कहता है, तो वो क्वेश्चन देखिए। अगर मान लीजिए हमसे एक क्वेश्चन कहता है, खूब गौर से देखो, इतना सड़ा सा बात है कि कोई दम ही नहीं है। हमसे कहता है कि हमको सेल नोटेशन दिया है। क्या है सेल नोटेशन? CD इज कन्वर्टेड इनटू CD+2 डबल वर्टिकल लाइन, AG प्लस इज कन्वर्टेड इनटू AG। ये हमको एक सेल नोटेशन दिया है। इसका कंसंट्रेशन हमको दिया है 1 मोलर, इसका भी कंसंट्रेशन हमको दिया है 1 मोलर, और हमें दिया है E0 CD+2 से CD, और दिया है E0 AG प्लस से AG। इसकी वैल्यू दिया है हमको, मान लो इसकी वैल्यू हमें दिया है X और इसकी वैल्यू हमें दिया है Y, सपोज कर लो। तो हमसे कहता है क्या क्या निकालो। सबसे पहले कहता है नेट सेल रिएक्शन निकालो, फिर कहता है कि Q निकालो, और फिर कहता है कि E सेल निकालो। नेट सेल रिएक्शन के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा? सबसे पहले ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखना पड़ेगा। लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा? बोलो। यस सर। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है? CD इज कन्वर्टेड इनटू CD+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन रिएक्शन क्या है? रिडक्शन रिएक्शन है AG प्लस इज कन्वर्टेड इनटू AG। अब एनोड पे 2 मोल इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो कैथोड पे भी कितना लेना पड़ेगा? 2 लेना पड़ेगा, तो इंटू 2 इंटू 2। बोलो हाँ। तो नेट सेल रिएक्शन, यस सर। थोड़ा सपोर्ट करें, नेट सेल रिएक्शन क्या हो गया? नेट सेल रिएक्शन जो है वो क्या हो जाएगा? वो दोनों को जोड़ दो, CD प्लस 2AG प्लस, और इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट ही जाएगा, गिव्स CD+2 प्लस 2AG। ये हो गया नेट सेल रिएक्शन। अब इसका अगर Q लिखोगे तो Q में प्योर मेटल को हटाना रहेगा, तो क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ CD+2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ AG प्लस का स्क्वायर। बोलो हाँ। सर यस यस सर। ठीक है, और E सेल लिखोगी तो क्या लिखोगी? E0 सेल माइनस 0.0592 अपॉन N, कितने मोल इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हुआ? लॉग CD प्लस 2 अपॉन AG प्लस का स्क्वायर। अब जरा देखो, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का कंसंट्रेशन सेम है कि नहीं? यस सर। सेम है, तो ये भी 1 ये भी 1 हो जाएगा, तो ये इतनी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0, और 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा, यानी E सेल किसके बराबर हो जाएगा? E0 सेल के। और E0 सेल क्या हो जाएगा? E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। तो कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल हमको दिया हुआ है Y, और एनोड का भी रिडक्शन पोटेंशियल दिया है X, तो Y माइनस X आंसर। नहीं समझा? समझा। ठीक है, अगर समझा तो बहुत अच्छी बात है। अब अगर हम एक क्वेश्चन इस तरह से आपको बताए, आगे चलें, कुछ और भी कुछ क्वेश्चंस को करते हैं, सीखते हैं, जानते हैं, समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हमें कहीं लिखा हुआ दे देता है। हेलो सर, हाँ बेटा बोलो। पिछले साइड में Y+X आएगा ना, तो क्या आएगा? E0 सेल का Y+X आएगा ना, माइनस किया था। दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, तो E0 सेल क्या हो जाएगा? E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। अगर दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल है तो Y माइनस X पुट करोगे। हाँ दो, ये बात ध्यान देना, ये बात फिर कभी मत पूछना, और इस तरह की गलती कभी मत करना कि कोई भी बच्चा। दोनों का रिडक्शन दिया है, अगर एक का ऑक्सीडेशन होता तब माइनस से मल्टीप्लाई करके कन्वर्ट करते। पक्का ना? हाँ सर, मुझे लगा वो ऑक्सीडेशन है। चलो कोई बात नहीं, इतनी बातें अगर हो गई बच्चों,
तो जरा धीरे से और थोड़ा आगे चल देते हैं और एक और सड़ा सा ही क्वेश्चन कर देते हैं, थोड़ा आपको देख देख के आदत लग जाए। जैसे मान लीजिए कि अगर कहीं Ni+2 कन्वर्ट हो रहा है निकिल में और Cu+2 कन्वर्ट हो रहा है Cu में, और हमको दिया हुआ है कि E0 Ni+2 to Ni ये दिया है -0.236 वोल्ट, और हमको दिया है मान लो कि E0 of Cu+2 Cu ये हमें दिया है 0.337 वोल्ट। तो हमें निकालना है सबसे पहले सेल रिएक्शन यानी कि नेट सेल रिएक्शन, और दूसरी चीज हमको जो निकालनी है वो हमें निकालनी है ई सेल, और ई सेल बिना क्यू के आएगा नहीं। तो नेट सेल रिएक्शन अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, देखो जिसको नहीं समझेगा वो थोड़ा दिमाग लगाए। नेट सेल रिएक्शन में एक ये गलती कर दिया हूं मैं, यहां ऐसे लिखना चाहिए, नेट सेल रिएक्शन में निकिल का ऑक्सीडेशन हो रहा है और कॉपर का रिडक्शन, दोनों 2 मोल इलेक्ट्रॉनों का हेर फेर कर रहे हैं, इसलिए कोई दिक्कत भी नहीं है। तो एक लाइन में मैं सीधे लिख दे रहा हूं, रोना गाना मत करना। क्यू लिखोगे सीधे आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ Ni+2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Cu+2। उसके बाद ई सेल निकालोगे तो E0 सेल -0.0592 अपॉन 2 log ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन, यानी कंसंट्रेशन ऑफ निकिल अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर। मान लो ये दिया हुआ है कि कंसंट्रेशन ऑफ निकिल बराबर है कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर के, और ये बराबर है 1 के, तो 1 होगा तो 0 हो जाएगा, तो इसमें भी ई सेल E0 सेल के बराबर आ जाएगा। और E0 सेल कैसे आएगा? E0 सेल जो आएगा वो आएगा E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल दिया है 0.337, माइनस एनोड का रिडक्शन कितना दिया है -0.236। इसको सॉल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा। समझे कि नहीं समझे बच्चों? यस सर। ठीक है, अगर आपने इतनी बातें समझी हैं तो ये है तुम्हारा पूरा का पूरा क्या, ये है तुम्हारा पूरा का पूरा नर्स्ट इक्वेशन और उससे जुड़ी हुई बातें। अब आपको इससे ज्यादा टेस्ट में पूछा नहीं जाएगा, बस ध्यान रखना कि आपको एक एक चीजों को बहुत तसल्ली से सुनना है, बहुत तसल्ली से समझना है, तभी चीजें आपके फेवर में आएंगी, अदरवाइज चीजें आपके फेवर में नहीं आएंगी। अब एक लास्ट आर्टिकल बता देता हूं, उसको ध्यान से सुनो, अगले लेक्चर में भी पढ़ाऊंगा। अब इस लास्ट आर्टिकल को खूब ध्यान से सुनना। एक क्वेश्चन ऐसा बनता है जिसमें दिया रहेगा ECU+2 से Cu x वोल्ट, और दिया रहेगा ECU+ से Cu, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, y वोल्ट। फिर पूछेगा ECU+2 से Cu+1। समझे कि नहीं समझे? देखो यहां से 0, यहां से 0, फिर कहां से पूछेगा? यहां से यहां को पूछेगा। समझे कि नहीं समझे? अब इस क्वेश्चन को करने बड़े बड़ों के पसीने छूट जाते हैं। मैं तुम्हें आज शॉर्ट ट्रिक दे देता हूं, नेक्स्ट लेक्चर में लॉन्ग ट्रिक दूंगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो क्या कर दो, 2 × x -1 × y अपॉन, देखो ये 2 से 1 के लिए पूछ रहा है ना, तो नीचे 2 - 1 1 हो जाएगा, आंसर 2x - y अपॉन 1 आएगा। अगर कहीं ऐसा हो Al+3 से Al में कन्वर्ट हो रहा है x वोल्ट, और Al+2 से Al में कन्वर्ट हो रहा हो, y वोल्ट दिया हो, और हमसे पूछ रहा हो कि Al+ और दिया हो Al+1 से Al में कन्वर्ट हुआ हो और Z वोल्ट दिया हो, और हमसे पूछ रहा हो Al+3 से Al+2 में कन्वर्ट होगा तब क्या होगा, और Al+3 से Al+1 में कन्वर्ट हो तब क्या होगा। क्वेश्चन को बारीक नजरों से देखो,
पहले 3 से 0, फिर 2 से 0, फिर 1 से 0। बोलो हाँ। एक्स वाई जेड, बोलो हाँ। सर। अब जरा देखो, एक बार फिर 3 से 2, फिर एक बार 3 से 1। यहाँ देखो 3 से 2, 3 से 1। तो तुम क्या करोगे? 3 से 2 में क्या करोगे? 3x माइनस 2y अपॉन 3 माइनस 2, ये हो गया आंसर। और ये 3 से 1 में क्या करोगे? 3x माइनस 1 इंटू जेड अपॉन 3 माइनस 1, तो 3x माइनस जेड अपॉन 2। समझा कि नहीं समझा? होश उड़ गया क्या? चलो कोई बात नहीं, अगर नहीं समझा तो ये तो शॉर्ट ट्रिक है, ये तो हम ऐसे ही बता दे रहे हैं। अगर नहीं समझा तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में इसे हम डिटेल में करेंगे। बताओ नहीं समझा क्या बे? अबे देखो 3 से 0 में जाएगा, 2 समझा सर। 1 से 0 में जाएगा, फिर या तो 3 से 2 पूछेगा या 3 से 1 पूछेगा। अब इसका बहुत लंबा मेथड है, नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। ये शॉर्ट ट्रिक है। 3 से 2 में पूछे तो चुपचाप तुम क्या कर दो, 3x माइनस 2y अपॉन 3 माइनस 2। 3 से 1 में पूछे तो 3x माइनस 1z अपॉन 3 माइनस 2। ये शॉर्ट ट्रिक है, 10 सेकंड में आंसर की बैंड बजाने का। बाकी लॉन्ग ट्रिक और उसके बाद शॉर्ट ट्रिक को डिटेल में आगे एक्सप्लेन करेंगे। जितना पढ़ाया हूं सब पूछा जाएगा आज तक। तो आप जाइए, बढ़िया से तैयारी करिए और टेस्ट को खूब अच्छे से परफॉर्म करिए। आज के लिए इतना पर्याप्त है। बाय बाय। हाँ